Yes. So topic is reproduction in living organism. ठीक है. We all know कि देखो reproduction is when new offsprings are produced from या फिर young ones are produced by an organism. तो ये organism can be a simple organism like an amoeba, a bacteria, just producing similar offsprings is reproduction. So what is reproduction? So reproduction is the process जिसमें an organism gives rise to young ones similar to itself, right? Reproduction एक process है. जो भी मैं underline करूँगा you have to write. Notes तुम्हें मिलेंगे, but थोड़ी सी देर में printed notes सारे तुम्हें मिलेंगे, right? Reproduction की definition क्या है? It is defined as when an organism produces an organism which is similar to itself. अब पॉइंट इज दिस कि ये कब शुरू होता है. अगर एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जांपल अ प्लांट, तो एक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की 3 स्टेजेस होते हैं. क्या प्लांट्स जैसे ही ग्रो करते हैं हम तभी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं? नहीं. इट टेक्स टाइम टू डेवलप फ्लावर. तो लाइफ साइकिल जो होती है प्लांट्स की, जो उनकी लाइफ साइकिल है, वो डिवाइडेड है इनटू प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज. पहली स्टेज क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज. देन देयर इज रिप्रोडक्टिव स्टेज जब उसके फ्लावर्स आ जाते हैं. तो लाइफ साइकिल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दो 3 स्टेजेस में. फर्स्ट प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज जब उसके फ्लावर्स नहीं आए हैं. ह्यूमंस में भी ऐसा होता है कि जब एक पर्टिकुलर एज तक, प्यूबर्टी तक, ऑर्गेनिजम्स के जो सेक्स ऑर्गन्स है, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, राइट? तो प्री रिप्रोडक्टिव, देन रिप्रोडक्टिव, एंड देन फाइनली देयर इज सेनेसेंस. सेनेसेंस इज द ओल्ड एज. ओल्ड एज माने एक टाइम के बाद प्लांट्स फ्लावर नहीं कर पाते, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल डेथ. तो इस केस में इसी तरीके से लाइफ साइकिल कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. Pre-reproductive, when they are not mature enough for reproduction. Then reproductive phase, when plants bear flowers, and in animals their sex organs develop and mature. And finally senescence or the old age in which reproduction does not take place. ये सब लिख रहे हैं? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. खुशी and Abhinav, I'll take your notes. तुम लिख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो बात ये है कि what is the need of reproduction? Reproduction की need ही क्या है? तो first question that we will answer is why is reproduction of a species necessary? Question तुम लिखोगे, आंसर भी तुम लिखोगे. कौन जवाब देना चाहेगा? रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी स्पीशीज को? Sir, species will end. It will extinct. क्योंकि continuity of species reproduction से ही होती है, राइट? अगर स्पीशीज रिप्रोड्यूस ही ना करें तो एक ही जनरेशन बाद सारे खत्म हो जाएंगे. तो रिप्रोडक्शन enables continuity of species, enables continuity of the species. ठीक है, रिप्रोडक्शन enables continuity of the species. Yes or no? अच्छा, why are single celled organisms considered immortal? अगर हम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो कह रहे बैक्टीरिया कभी मरता नहीं. एक बैक्टीरिया अगर उसे मारा ना जाए एंटीबायोटिक से तो वो नहीं मरेगा. तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? कोई एक्सप्लेनेशन इसका? इट इज इमॉर्टल.
सो अब अगर हम बात करें प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंस एंड ओल्ड एज, तो हम कह रहे थे व्हाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड इमॉर्टल। तो अगर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सपोज वो डिवाइड करता है तो उसके अंदर जो प्रेजेंट उसका साइटोप्लाज्म है, उसके जो फाइबर्स है, माइक्रोफाइब्रिल्स, उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब डिसअपीयर कर जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। याद आ रहा था जो मेन सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं गोल्जी बॉडीज, हमने माइटोसिस मायोसिस में पढ़ा है कि प्रोफेज में दे ऑल डिसअपीयर, जो यूज के नहीं होते, रिप्रोडक्टिव स्टेज में यूज के नहीं है, राइट। अब हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले सर एक बार ये लास्ट वाला रिपीट कर दो, थोड़ी वॉइस ब्रेक हो गई थी मेरे एंड पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिप्रोडक्शन के दौरान जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है तो उसके जो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे ऑल डिसअपीयर, दे डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म एंड लेटर ऑन दे रीअपीयर व्हेन सेल डिवीजन इज कंप्लीट, राइट। ये याद है? यस सर, यस। अगर मैं बोलूँ वो सारे डिसॉल्व होकर कहाँ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स बन जाते होंगे और फिर बाद में वो वापस से ज्वाइन होकर ऑर्गेनील बन जाते हैं। पर इस प्रोसेस में जो पुराना सेल ऑर्गेनील्स और पुराने जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो सारे रहे तो साइटोप्लाज्म में, और वो साइटोप्लाज्म से डिवाइड होकर किस में बढ़ गए? न्यू डॉटर सेल्स में। तो न्यू डॉटर सेल में वही मटेरियल है जो पहले किसके पास था? पेरेंट के पास। तो पेरेंट की सारा मटेरियल कंजर्व्ड है, दैट मींस पेरेंट के मटेरियल इन्हीं के अंदर गए। क्या पेरेंट की डेड बॉडी बची आफ्टर? क्या वो ओल्ड एज में आया? क्या उसमें सेनेसेंस आया, ओल्ड एज आया? नहीं। रिप्रोड्यूस करके वो पेरेंट बचता ही नहीं, पेरेंट ही दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो उसी का जेनेटिक मटेरियल, उसी के ही सारे प्रोटीन्स, वो चीजें रीयूज अप हो जाती हैं एंड नथिंग इज लेफ्ट टू डीजनरेट। तो कहना है इससे कि इसकी तो डेथ हुई क्या? इस बैक्टीरिया की तो डेथ ही नहीं हुई, ऑल द मटेरियल हैज बीन ट्रांसफर्ड। हाँ बोलो। यस। तो हाउ विल आई एक्सप्लेन दिस कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल? तो इसका आंसर लिखेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स divide by simple cell division. Simple cell division. चलो, हाँ जी, हाँ जी। All right. So single cell organisms divide by simple cell division. In such cases, all the genetic material, जो भी उसका डीएनए था, माइक्रोफिलामेंट्स जो उसके अंदर हैं, and biomolecules are simply passed on, and biomolecules are simply passed on to its progeny, and nothing is left to degenerate. So we cannot call कि वो डेथ हो गई है उस ऑर्गेनिज्म की, राइट? ओल्ड एज में भी नहीं आया, nothing is left to degenerate. So I can consider a single cell organism as immortal. ये वाली बात समझ रही है सबको? yes or no? यस सर। बट सर जैसे एंटीबायोटिक वगैरह है उससे तो मर जाएगा ना? किल कर सकते हैं, बट अगर
Natural death नहीं आता। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म की बात करें कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो हमें पता है देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल मोड एंड वन इज सेक्सुअल मोड। मेन डिफरेंस क्या होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में? मेन डिफरेंस जो हम बात करें हमें पेरेंट की। एसेक्सुअल मोड हैज ओनली वन पेरेंट एंड सेक्सुअल मोड हैज टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। तो asexual mode में there can be a single parent with or without the involvement of gametes, यानी gametes बने या ना बने पर इसके अंदर पेरेंट सिंगल ही होता है। और asexual mode में there are two parents which participate and lead to gamete formation which fuses as sperm fuses with the ovum and it is called sexual reproduction. Is this point clear? Difference between main difference between sexual and asexual, बाकी बहुत सारे differences है that will cover. Abhinav, is this clear? खुशी? Yes, sir. Yes sir, yes sir। All right. तो asexual mode of reproduction को पहले हम डिस्कस करते हैं in the end of the chapter, क्योंकि हम पहले asexual mode पढ़ेंगे then we'll study sexual mode, और at the end of the chapter asexual और sexual को हम summarize करके difference between करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन बहुत बड़ा होने वाला है, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, बट विल डू इट इन द एंड। ठीक है, तो पहले लेट अस स्टार्ट विद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम वहीं से शुरू करेंगे। हम बोलेंगे एसेक्सुअल मोड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, नहीं? ये बात भी हमें पता है। अगर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो ये सिंगल पेरेंट जो कॉपीज बनाता है, सिंगल पेरेंट जो कॉपीज बनाता है उसको हम बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं? क्लोन्स। जो सिंगल पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको क्लोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉइंट इज दिस कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होने से जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल पेरेंट से मैच करता है, वो पेरेंट से मैच करता है। तो अ क्लोन इज रेफर्ड टू, या फिर क्लोन की डेफिनेशन क्या है? Clone is the term used to describe offsprings of asexual reproduction because ऐसा क्यों किया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जेनेटिकली माने इनके अंदर कोई भी जीन्स का डिफरेंस नहीं है, दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट्स एंड आइदर ऑफ। सर हाँ सर, अगर जेनेटिकली सिमिलर हैं तो ऑफ कोर्स मॉर्फोलॉजिकली भी होंगे ना, क्योंकि जीन सेम है दोनों में। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर किसी जीन सेम है तो वो एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसमें भी मैच करेगा। तो दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, तो इसीलिए उनको हम बोलते हैं क्लोन्स। Alright, so genetically and morphologically similar individuals को हम बोलते हैं क्लोन्स। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है तो इसीलिए उसके जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो बिल्कुल सिमिलर बनेंगे, वो बाहर से भी दिखते सेम होंगे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे, उनके जीन्स भी सेम होंगे। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या बोलते हैं अभिनव? क्लोन्स। क्लोन्स, राइट। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि हम बात करेंगे कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सर हाँ बोलो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली माइटोसिस से होता होगा ना? माइटोसिस जरूरी नहीं है। अभी तुम देखो जो हायर ऑर्गेनिजम्स है थोड़े से बैक्टीरिया से ऊपर, वो तो बाइनरी फिजन हो गया जो तुम बोल रहे हो। उसके अलावा वी हैव ऑलरेडी Yes. स्टडीड बडिंग इन ईस्ट एंड फ्रैगमेंटेशन और बहुत सारे मैकेनिज्म्स थे, याद आ रहा है 10th में पढ़ा है। तो वो सारे Yes, sir. सेक्सुअल मोड होते हैं, तो सारे सारे सेल डिवीजन सिंपली नहीं होते, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सिंपली सेल डिवीजन से काम हो जाता है, ठीक है। बट मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म आल्सो शो Okay, sir. asexual reproduction। अच्छा, सो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात करते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा, प्रोटिस्टा और मोनेरा, तुम्हें प्रोटिस्टा और मोनेरा में डिफरेंस अगर तुम्हें याद नहीं है मैं याद दिला देता हूँ। प्रोटिस्टा होते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब तुम्हें याद है तनिष्का, कृतिका? सर यूक्रियोटिक नहीं होते प्रोटिस्टा? सॉरी, मोनेरा नहीं होते। तुम प्रोटिस्टा उसका एग्जांपल बताओ मुझे। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? सर प्रोक्रियोटिक मतलब जो ओल्ड सेल्स, मतलब जिनका जो डीएनए होता है वो ओल्ड होता है नहीं, और न्यूक्लियस नहीं they होता lack nucleus and Cell organelles. membrane bound cell organism, मेम्ब्रेन बोन। ठीक है। तो इनके अंदर हमारा न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनील्स नहीं होते जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है वो वाले हो सकते हैं जैसे राइबोसोम, ठीक है। लैक न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनील्स, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड। ऑलराइट, तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं मोनेरा। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा, ओनली सोल inhabitants या सोल members of this group are बैक्टीरिया। मोनेरा में ज्यादातर बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा, उन्हीं का ही वास है। मोनेरा वही किंगडम, ठीक है। अच्छा, प्रोटिस्ट ऑन दी अदर हैंड थोड़े से अलग होते हैं। प्रोटिस्ट कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक माने उनमें न्यूक्लियस भी होता है, उनके अंदर सेल ऑर्गेनील्स भी हैं। यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, नेक्स्ट, तो in these organisms cell division is itself a mode of reproduction. Many single cell organisms reproduce by binary fission, where a single cell divides into two halves and each rapidly grows into another, ठीक है। अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बाइनरी फिशन लगता है, प्रोटिस्ट और मोनेरा दोनों में, उनमें क्या होता है, एक अमीबा डिवाइड हुआ और ग्रो करता है पहले साइज में एंड फिर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है which grows into an edifice।
यस, सो प्रोकैरियोट कैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा डिवाइड करते हैं? बाइनरी फिशन से, दैट मींस उनका ग्रोथ होती है साइज में एंड दे डिवाइड. ईस्ट ऑन द अदर हैंड, ईस्ट फंगस की ग्रुप में आता है. और इसके अंदर क्या होता है, एक ईस्ट में हमारे पास एक बॉडी है, ये ईस्ट है. ईस्ट की बॉडी में छोटी छोटी ग्रोथ होना शुरू होती है, और ये जो ग्रोथ्स हैं ये डिटैच हो जाती है. क्या हो जाती है? डिटैच. और डिटैच होकर ये जहां पे भी जाती है वहां पर एक नया ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराती है. तो ईस्ट आउट has some outgrowths growing from through its body that detach and gives rise to new organs. Outgrowths को हम बोलते हैं buds और this method is called budding. ऐसा सिमिलर budding का मेथड हमने हाइड्रा में भी देखा है. हाइड्रा फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो शोज budding. हाइड्रा में भी स्मॉल ग्रोथ्स डेवलप होती हैं और वो न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज कराती है. ठीक है सर, ये जो आउटग्रोथ है ये भी सेल डिवीजन से ही होती होगी ना? हाँ, ठीक है. नेक्स्ट, अब हमारे किंगडम फंजाई के पास एक और मेथड है एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स. ठीक है, ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? दे आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स. ज़ूस्पोर्स क्या है सर? हाँ बोलो. सर, ये आउटग्रोथ है तो सेल डिवीजन से ही ना? हाँ, सेल डिवीजन से है, पर वो एक स्ट्रक्चर पूरा बना होता है ना, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो जो बर्ड है. अच्छा, ठीक है सर. हर चीज सेल डिवीजन से ही बनेगी, पर इनके अंदर हमने बोला सेल डिवीजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जैसे बाइनरी फिशन को जो प्रोटिस्टा मोनेरा. ठीक है, ठीक है. ज़ूस्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स. ज़ू का मतलब क्या होता है? मूवेबल, मोटाइल. ज़ू का मतलब क्या होता है? मोटाइल. तो ज़ू जैसे ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी एनिमल्स की स्टडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज़ूलॉजी में हमारा एनिमल्स आर मोटाइल. बॉटनी में ज़ू क्यों नहीं आता? क्योंकि प्लांट्स आर नॉट मोटाइल. तो सिमिलरली ज़ूस्पोर्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स व्हिच हैव फ्लैजेला. Usually they are flagella, they are motile structures. और फंगस कभी कभी इस मेथड से भी क्या करती है? रिप्रोड्यूस. तो फंगस ज़ूस्पोर्स बनाती है और ये ज़ूस्पोर्स जो है they can produce new organisms. ठीक है, ज़ूस्पोर्स कभी कभी फंजाई के अलावा एल्गे में भी देखने को मिलते हैं. तो ज़ूस्पोर्स आर both in fungi which is a separate kingdom and algae which comes under plant. दोनों के अंदर ज़ूस्पोर्स के स्ट्रक्चर्स सिमिलर हैं बट दे आर ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि प्रोटिस्टा मोनेरा कैसे करते हैं रिप्रोड्यूस? बताओ. बाइनरी फिशन. ज़ूस्पोर्स वाला पॉइंट दोबारा समझाओ. दोबारा बताओ. सेकेंडली, ईस्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है? budding. ठीक है. थर्ड, फंजाई और एल्गे में कभी कभी कुछ स्पोर्स बनते हैं दैट हैव फ्लैजेला इन देम. ज़ूस्पोर्स के स्ट्रक्चर में यू कैन सी देयर आर फ्लैजेला, फ्लैजिलेटेड होते हैं. और ये जो फ्लैजिलेटेड होते हैं ज़ूस्पोर्स, तो ये फ्लैजेला की वजह से दे कैन मूव. ठीक है, तो इट हेल्प्स देम इन रिप्रोडक्शन. और ये उनका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एल्गे. एल्गे में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और किसमें बनते हैं ये स्ट्रक्चर्स? फंजाई में भी. तो ये स्ट्रक्चर्स को तुम समझ आ रहा है कि ज़ूस्पोर्स क्यों बोले जा रहे हैं? क्योंकि ये मोटाइल है, दे हैव फ्लैजेला. लेट मी शो. नेक्स्ट, तो ज़ूस्पोर्स क्लियर है? क्या दिक्कत है? प्रतिका क्लियर है? कुछ खुशी? यस यस सर. अभिनव? यस सर. Yes, sir. अच्छा, ऑन द अदर हैंड कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. यहाँ पे सारे बने भी हुए हैं. देखो, ये है पेनिसिलियम. ये पेनिसिलियम इज अ फंगस. तो फंगस में हमने एक तो बडिंग भी देखा, किसमें? ईस्ट में. एक हमने ज़ूस्पोर्स भी सुना. और ये पेनिसिलियम फंगस है जिससे पेनिसिलिन मिला था पहली बार, याद है?
एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोनिडिया, और ये जो स्पोर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं कोनिडियो स्पोर्स। कोनिडियो स्पोर्स जब निकलते हैं तो वो नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं। तो ये भी एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम जूस्पोर्स, नोन एज कोनिडिया। ये किसके अंदर काम आता है, लेबल कर लेना है, इसको बना लेना है। तो ये पेनिसिलियम का डायग्राम है, ठीक है। देन दिस इज हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर यू कैन सी एन आउटग्रोथ, ये डिटैच हो जाएगी एंड नए ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करेगी, न्यू ऑफस्प्रिंग को। दिस इज बडिंग, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर कोनिडिया टाइप ऑफ जूस्पोर्स है? नहीं, अलग है बिल्कुल। कोनिडियो स्पोर्स आर डिफरेंट। तुमने फंगस भी पढ़ा था जब हमने पढ़ा था ना फंगस को इन क्लास 11, उसमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते थे। बेसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं, फाइकोमाइसीट्स जो होते हैं अलग बनाते हैं। तो ये सारे के सारे ड्यूटेरियोमाइसीट्स अलग बनाते हैं, राइट। तो ये सब के सब अलग अलग रिप्रोडक्शन इनका बहुत वेरीड है। तो पेनिसिलियम कोनिडिया बनाता है, ठीक है, पर ईस्ट बडिंग दिखाता है। और ऐसे ही जूस्पोर्स कुछ अलग ऑर्गेनिजम्स जो फंगस के ही हैं वो जूस्पोर्स भी बनाते हैं। दिस इज ऑल डिफरेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंगस व्हिच आर वेरी डिफरेंट इन देमसेल्व्स, ठीक है। तो यस सर, ओके। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल एंड अ फ्रूट? सोचा कभी? Sir, fruit have seeds. फ्रूट्स हैव सीड्स, वेजिटेबल डोंट हैव सीड्स। तो मतलब कुछ और, हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है वैसे, वेजिटेबल डोंट हैव सीड। तो टोमेटो इज वेजिटेबल और फ्रूट? फ्रूट है सर। Sir, fruit. टोमेटो इज अ फ्रूट, ठीक है। अच्छा, और फ्रूट और वेजिटेबल में डिफरेंस एक और चीज का है, मतलब फ्रूट जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट से बनता है। किससे बनता है? यानी फ्लावर से। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर, और जो वेजिटेबल है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से बनती है, जैसे लीव्स। तो पॉइंट इज दिस, जो असली फ्रूट्स है सारे, टोमेटो इज कॉल्ड अ फ्रूट बट नॉर्मली वेजिटेबल बोल देते हैं उसे। पर वो फ्रूट क्यों है? क्योंकि साइंटिफिकली वो फ्लावर से बना है तो वो फ्रूट है। एप्पल फ्लावर से बना है तो फ्रूट है। तो ऊपर वेजिटेबल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव। So where does the word vegetative comes from? Vegetative. Vegetative means a non-reproductive part. Vegetative का मतलब है non-reproductive. ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है फ्लावर्स और फ्रूट से तो रिप्रोडक्शन होता ही है, पर अगर फ्लावर और फ्रूट से रिप्रोडक्शन ना हो, किसी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से हो, तो उससे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम क्या लिखेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट इज प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम नॉन रिप्रोडक्टिव parts of the plant. नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट से अगर रिप्रोडक्शन किया जाए, नए ऑफस्प्रिंग्स बने, तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराने वाले पार्ट्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। और वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के एग्जांपल्स हैं रनर, राइजोम्स, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब्स। ये सब 11 में था बट तुम्हारे का कोर्स में डिलीट हो गया था, ठीक है। ये सब रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट क्या होते हैं? देखो फॉर एग्जांपल, दिस इज सकर। सकर किस में होता है? क्राइसेंथियम। क्राइसेंथियम में होता है गुड़ैल बोलते हैं इसे। ये हमारे गार्डन में जो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगते हैं अलग अलग कलर के, वो क्राइसेंथियम है। तो ये प्लांट नीचे से एक शूट बनाता है और ये शूट से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। अगर ये सकर टूट जाए
तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा और ये वही प्लांट रहेगा, ये भी नया प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हुआ या नए प्लांट बने, क्या वो सीड से बने, क्या वो फ्लावर से बने, या रूट से बने? रूट से बने सर रूट्स, है ना। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट से बने या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। So that is why this is vegetative propagation. क्या है? Vegetative propagation. ठीक है। ऐसे ही होता है स्टोलॉन। स्टोलॉन में क्या होता है, ये एक रूट, एक स्टेम निकलती है, और ये जो स्टेम निकलती है ये सॉइल से ऊपर निकलती है। सॉइल से ऊपर निकलती है और फिर जब ये सॉइल पे टच करती है तो वहां पे नया प्लांट, वो अंडरग्राउंड हो रहा था सक्कर में, इसमें ऊपर होता है, ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है, तो जहां पे जाता है फिर ये भी अगर स्टोलॉन भी कट जाए तो फिर ये नया प्लांट बन जाए। तो अगेन दिस इज एडवेंटेशियस रूट। ठीक है। ऑफसेट में भी ऐसे होता है, ये एक्वेटिक प्लांट में होता है। एक प्लांट है वाटर हायासिंथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट अभी आएगा। वो क्या करता है, ऐसे ही पानी के ऊपर, पानी के नीचे सॉरी, एक अपनी शूट, अपनी स्टेम लीव करता है, और वो जहां पे भी नए प्लांट को गिव राइज कराती है, ऐसे वो आगे पास ऑन होता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम की लीव्स में ये लीव के अंदर से नया फ्लावर देता, नया प्लांट देता है। ब्रायोफाइलम लीव में के नॉचेस में एक बड्स होती है। ठीक है। और ये जो बड्स होती हैं, इन बड्स के अंदर से नया प्लांट ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। ये देखो, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, और लीफ के अंदर से नया नया प्लांट ग्रो करता है। अच्छा, सिमिलरली देखो, ये ब्रायोफिलम की लीफ में ब्रायोफाइलम की लीफ के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, उनकी अपनी रूट्स भी निकलेगी, उनकी अपनी शूट्स भी निकलेंगी। ठीक है। तो ये जब लीफ नीचे गिरेगी सॉइल में तो यहाँ से नया प्लांट ग्रो करेगा। तो जो लीफ है, इज इट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट या नॉन रिप्रोडक्टिव? Non-reproductive. So that is why this is vegetative propagation. This is not reproduction. मतलब रिप्रोडक्शन है, बट एसेक्सुअल मोड का स्पेसिफिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। तो ये सब एसेक्सुअल मोड में ही चल रहा है। अच्छा, सिमिलरली जो अनियन होता है, कभी कभी अनियन के अंदर से बल्ब्यूल्स ऑफ द अनियन होते हैं, बल्ब्स ऑफ अगेव। ये प्लांट है अगेव, इसके बल्ब्यूल से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है। प्लांट्स जो पोटैटो है, आइज ऑफ पोटैटो, तुमने देखा है पोटैटो के अंदर छोटे छोटे मार्किंग्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं आइज। अगर इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिले तो यहाँ से भी नया प्लांट ग्रो करता है। विच पार्ट इज इट? इज इट रूट, शूट, स्टेम? क्या है? लीफ है। पोटैटो इज क्या? ट्यूबर है? ये क्या होता है? रूट होता है या अंडरग्राउंड स्टेम होता है? अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये पोटैटो एक्चुअली इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, और जो अंडरग्राउंड स्टेम में इसने खाना स्टोर करना सीख लिया, तो दिस इज कॉल्ड अ ट्यूबर। ट्यूबर्स होते हैं, दे स्टोर फूड। तो ट्यूबर्स के अंदर हमारा क्योंकि ये स्टेम है, स्टेम के अंदर नोड्स होती है। क्या होती है? नोड्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नॉर्मल स्टेम है तो इसके अंदर जब लीफ निकलती है एक एरिया से, तो जहां से लीफ निकलती है, जहां से लीफ राइज करती है, उस एरिया को हम नोड्स बोलते हैं। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? नोड्स। तो जैसे ये एक स्टेम है, तो इसके अंदर भी जहां से लीव्स राइज करती हैं, उनको क्या बोलेंगे? नोड्स। इन्हीं नोड्स को पोटैटो के केस में आइज बोलते हैं। पोटैटो के केस में आइज बोलते हैं, और आइज से हमारा नया लीफ, नया शूट निकलता है। दिस इज कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो। ये हमारा एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है। ठीक है, समझ आया सबको? Yes, sir. राइजोम, ठीक है, ऑफ जिंजर, जो
अदरक है, उसका राइजोम जो होता है, इज इट अंडरग्राउंड स्टेम और रूट? इट इज अंडरग्राउंड रूट, ठीक है। तो जो राइजोम ऑफ दी जिंजर है उसमें अंडरग्राउंड रूट है, इसके अंदर भी बड्स निकलती हैं और ये नए प्लांट्स को अगर तुम इसे तोड़कर अलग अलग सॉइल में डालो तो अलग अलग जिंजर के प्लांट्स बन जाएंगे, ठीक है, समझ आया? तो इसके अंदर वो रूट से निकल रही है, इसमें वो स्टेम से निकल रहे थे, पर दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं थे, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, तो ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन थे, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड इट्स एग्जांपल्स आर क्लियर, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. What is meant by terror of Bengal? Terror of Bengal क्या है? एक स्पीशी थी, ठीक है, दैट इज वाटर हायासिन। वाटर हायासिन जो है ये पानी के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रो करती है, दैट मीन्स लेक पॉन्ड्स के ऊपर बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं इसके, और ये ग्रो बहुत जल्दी करती है। ये वाटर हायासिन पहले तो अच्छा लग रहा है, बहुत हार्मलेस सा लग रहा है, और ये इतनी जल्दी ऑफसेट बना के ग्रो करता है कि इसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा चलो, ये ग्रो कर जाए तो क्या बुरा है, इतने अच्छे फ्लावर्स दे रहा है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हमें सुंदरता दिखेगी। पर जैसे ही ग्रो करता है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये नीचे से ऑक्सीजन खत्म कर देता है पॉन्ड्स के ऊपर से, तो नीचे जो फिशेज होती है वो सारी मर जाती है। तो इसीलिए टेरर है, टेररिस्ट की तरह, इट इज किलिंग द इनहैबिटेंट्स इन दैट एरिया। फिशेज वगैरह और एक्वेटिक स्पीशीज सारे मर जाते हैं क्योंकि ये कवर करने के बाद ऑक्सीजन आ नहीं पाती और ये ऑक्सीजन यूज अप भी करता है, तो इस वजह से दिस इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि अगेन हमने देखा है कि टेरर ऑफ बंगाल वाटर हायासिन ऑफसेट यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अपनी कॉपीज बनाता है। So it drains oxygen from the water, leads to the death of fishes. Since it can propagate at a very phenomenal rate, बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसीलिए it is difficult to get rid of it, and that is why it is called terror of Bengal. ठीक है, is this point clear, Kritika, Tanishka? Yes, sir. Yes, sir. What is the role of nodes in vegetative propagation of potato? तो अभी हमने पढ़ा nodes जो होती हैं, नोड से ही लीफ बाहर आती है और यहीं पे नया प्लांट भी ग्रो करता है इन पोटैटो। तो नोड्स व्हेन दे कम इन damp soil, when they come in contact with the damp soil, they produce roots and stems, they form the या फिर हम बोलते हैं they will bring out new plants, right? तो how does bryophyllum propagate? मुझे इसका आंसर बताओ। Bryophyllum propagates with, bryophyllum has new plants arising from the notches of the leaves which when come in contact with suitable damp soil and water gives rise to new plants. So it is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in simple cell organisms like algae and fungi. और ये सारे के सारे asexual mode of reproduction पे shift हो जाते हैं, sexual mode of reproduction पे shift हो जाते हैं जब onset of adverse condition आता है। Why? Question we are saying is why वो कह रहे हैं algae और fungi पसंद करते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना। अगर उन्हें ऑप्शन दी जाए एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में तो वो कौन सा चूज करते हैं, एसेक्सुअल। पर अगर कभी हार्श एनवायरनमेंट आने वाला हो तो वो कुछ और करते हैं, तो वो सेक्सुअल मोड पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है व्हाई,
क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक algae and fungi shift to sexual mode before onset of adverse condition. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया? यस और नो? यस सर। तो इसका आंसर कुछ बोलना चाहेगा, खुद ट्राई करना चाहेगा? नहीं? अच्छा, एसेक्सुअल मोड से क्यों अच्छा होता है? वैसे क्या फायदा है इसे? क्यों वो एसेक्सुअली चूज करते हैं? कोई तो पॉइंट हो। जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। नहीं, एसेक्सुअल क्यों? अच्छा, क्योंकि वो क्लोन बनाए इसलिए कह रहे हो? नहीं सर, मतलब जब एडवर्स कंडीशन आएगी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएंगे जो स्पीशीज आएगी, तो शायद कई उसमें से एडवर्स कंडीशन। पर अभी मैं पूछ रहा हूँ कि वो एल्गी और फंजाई पहले एसेक्सुअल पे क्यों होते हैं? वो स्टार्टिंग से ही सेक्सुअल पे क्यों नहीं होते? अच्छा, तो कोई बोले कि भाई 2 चैप्टर पढ़ के एग्जाम ए कर दो या 10 चैप्टर पढ़ के एग्जाम बी दे दो, तो तुम कौन सा एग्जाम देना चाहोगे? एग्जाम ए 2 चैप्टर वाला एग्जाम देना चाहोगे या 10 चैप्टर वाला? सर 2 चैप्टर वाला। 2 चैप्टर। क्यों? मेहनत कम लगती है? यस, एनर्जी कम लगती है। तो सिमिलरली एल्गी और फंजाई के पास दोनों ऑप्शन है, एक जिसमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, वो है सेक्सुअल मोड, और दूसरा जिसमें लेस एनर्जी, लेस कॉम्प्लेक्सिटी है लगती है, वो है एसेक्सुअल मोड। तो विच मोड डू यू थिंक दे विल प्रेफर अगर उन्हें कंडीशन दी जाए तो? एसेक्सुअल मोड, राइट। पर जब उनकी बात आएगी एडवर्स कंडीशन, तो प्रतिका सही कह रही थी, एडवर्स कंडीशन में एक तो वेरिएशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर सारे एक जैसे पैदा हुए और एडवर्स कंडीशन है तो सारे मर जाएंगे। अगर कोई अलग हो, वेरिएशन किसमें आती है? जब मेल फीमेल दोनों हो, दोनों के अलग अलग जीन्स आए, उसमें वेरिएशन ज्यादा आती है। तो एक तो वो बात, पर ठीक है, दूसरी बात ये भी कि ना फंजाई और एल्गी की जो सेक्सुअल मोड से बने हुए स्पोर्स होते हैं वो ज्यादा थिक वॉल होते हैं, ज्यादा हाइड्रेशन, लेस हाइड्रेशन में भी जिंदा रह लेते हैं और बेटर सूटेड होते हैं एडवर्स कंडीशन। तो 2 चीजें हैं यहाँ पर। फर्स्ट थिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन brings variation which enables them to survive adverse conditions. ठीक है, अगर सारे एक जैसे होंगे, वेरिएशन नहीं होगा तो सारे मारे जाएंगे, और अगर एक अलग हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड, डेल्टा को मारना शुरू कर दिया था ह्यूमन बॉडी ने, इम्यूनिटी आ गई थी, तो उसे डेल्टा से बचकर, अगर ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम से बचना था तो उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया। वैसे वो तो एसेक्सुअली नहीं करते, सेक्सुअली करते हैं, सॉरी सेक्सुअली नहीं करते, एसेक्सुअली करते हैं, पर वो इतनी जल्दी करते हैं कि उनके अंदर एसेक्सुअल से आने वाला वेरिएशन भी बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसे बोलते हैं म्यूटेशन, है ना। तो वो डेल्टा से क्या बन गया? ओमाइक्रोन, राइट। बट अगर किसी बड़े ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस वेरिएशन लाना है तो उसके लिए बेटर मेथड सेक्सुअल होगा, क्योंकि सेक्सुअल से जल्दी वेरिएशन आते हैं, एसेक्सुअल से थोड़ा लेट वेरिएशन आएगा अगर वो ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि वायरस एंड बैक्टीरिया बड़ी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें एसेक्सुअल से भी बड़ी जल्दी वेरिएशन आ सकता है महीनों में, जैसे डेल्टा से ओमाइक्रोन, ओमाइक्रोन BA1 से BA2, राइट। तो ऐसे वेरिएशंस एसेक्सुअल में तब जल्दी आ सकते हैं जब ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, पर फंजाई और एल्गी भी जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं करते वायरस की तरह। और तो ये सेक्सुअल मोड पे शिफ्ट हो जाते हैं
जिनमें उनकी वेरिएशन जल्दी आ पाए, और दूसरा एडवर्स कंडीशन से हेल्प करने के लिए ऑल्सो स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय asexual by produced by the sexual mode are thick-walled and resistant to thick-walled and resistant to external adverse conditions. ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर है? यस और नो है? यस सर। सर एक बार से पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर लिखवा दो, क्योंकि वो पहले why do you think they have choose to take asexual mood? ये कह रहे हो? यस उसका आंसर हम करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर में, तो अभी रुक जाओ, यहाँ पे निकल मिलेगा। ओके सर। चलो लिख लो, अभी लिख लो। What are the advantages of asexual mode over asexual mode over sexual mode? हम आज तक ये तो पढ़ते आए हैं कि सेक्सुअल मोड अच्छा होता है एसेक्सुअल से, क्योंकि वो वेरिएशन लाता है। पर अगर इतना ही अच्छा होता तो सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म हमारी दुनिया के जो कि है बैक्टीरिया, नॉट ह्यूमन। बैक्टीरिया क्या सब कुछ है, सब तरीके से जानता है। बिजली से खाना बना लेता है, केमिकल से खाना बना लेता है, प्लांट से खाना बना लेता है, प्लांट के साथ रह लेता है, फंगस के साथ रह लेता है, जो भी बोलो वो कर लेता है, 100 डिग्री में भी रह लेता है। सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमारे प्लैनेट की कौन है? बैक्टीरिया। वो काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, और हम जल्दी चले जाएंगे, बैक्टीरिया नहीं जाएंगे इस दुनिया से, है ना। तो पॉइंट इज दिस, अगर इतना अच्छा है सेक्सुअल मोड तो बैक्टीरिया सेक्सुअल मोड भी कर लेता रिप्रोडक्शन, पर उसने नहीं चुना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंपली बिकॉज उसको फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ना, उसको फालतू की चीजों पे एनर्जी वेस्ट करना ही नहीं है। प्योर इसका रिप्रोडक्शन रेट इतना फास्ट है कि उसे वेरिएशन के लिए भी सेक्सुअल मोड की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए एसेक्सुअल मोड के भी कुछ फायदे होंगे जो हमें नहीं दिख रहे। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी। जिन ऑर्गेनिज्म के पास इतनी एनर्जी नहीं है, खाना नहीं मिलता, तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। प्लांट्स फॉर एग्जांपल, वो इधर उधर घूम नहीं सकते खाने के लिए, जस्ट जो लिमिटेड रिसोर्सेज गमले के अंदर है उन्हें उनमें गुजारा करना, तो उनके लिए कभी कभी बेटर होगा कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ले, राइट। इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स कॉल्ड क्लोन्स। अब ये तो एक डिसएडवांटेज भी है कि सारे के सारे एक जैसे होंगे तो सारे मारे जाएंगे। यस वी नो समटाइम्स इट इज डिसएडवांटेजेस, बट समटाइम्स इट इज एडवांटेजेस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद ही इतना एफिशिएंट है कि उसको चेंज होना ही नहीं बुरे के लिए, तो वो क्लोन्स बना ले तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ना। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म में कोई कमी ही नहीं है तो उसके जैसे ही ऑर्गेनिज्म बनने चाहिए। तो इट इज समटाइम्स इम्पोर्टेंट, एंड क्योंकि कभी कभी वैसा ही ऑर्गेनिज्म को डेवलप होना है, और कभी कभी रिसर्च में भी ये फायदा होगा अगर एक प्लांट ऐसा मिल जाए हमें जो बहुत अच्छा ऑरेंज दे रहा है, ऑरेंजेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं उस प्लांट से, तो हम चाहेंगे कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके कभी कभी लेस वेरिएशन से कभी उसका ऑरेंज की कंटेंट कम हो जाए, नहीं ना। हम चाहेंगे जितना अच्छा ऑरेंज मिल रहा है उतना मेंटेन रहे। मुझे जो जूसेस बनाने हैं रियल जूस, तो वो जूस के लिए जो ऑरेंज मिल रहा है दैट शुड हैव द सेम क्वालिटी। तो मैं क्या चाहूंगा कि वो जो ऑरेंज है वो कैसे उसके जो प्रोजनी बने वो बिल्कुल सेम बने या अलग बने? सेम बने, राइट। तो उसको हम किसी तरीके से रिसर्च से उसको सेक्सुअल की जगह एसेक्सुअल की तरफ डालना चाहेंगे। We'll study this later in chapter 2, polyembryony and
एपोमिक्सिस। बट तुम समझ रहे हो इसका कभी फायदा भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके जैसे ही ऑफस्प्रिंग बने, पर इसका नुकसान भी हो सकता है क्योंकि अगर कोई हार्मफुल कंडीशन आई तो सारे के सारे एक बार में जाएंगे, राइट। इट इज लेस कॉम्प्लेक्स। लेस कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसमें कोई पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, राइट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कि भाई बी आए, वो पॉलन लेके जाए, सही प्लांट पे बैठे और फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। इट इज क्विकर क्योंकि इट रिक्वायर्स लेस टाइम, राइट। इट रिक्वायर्स लेस टाइम, लेस कॉम्प्लेक्स है, गेमीट्स फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। These are all advantages of asexual over sexual mode of reproduction. So is this clear, Ritika? Yes, sir.